Very warm good evening to all of you, and welcome to today's session of Good evening, sir. liver balancing, liver reincarnation. Good evening everyone. और आज का सेशन आपकी आंखें खोलने वाला है। जिनकी आंखें बंद है, जो अभी भी सो रहे हैं, उनकी आंखें जो है आज के सेशन में खुलने वाली हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अपने बॉडी को, स्पेशली अपने लिवर को, किस तरह से नेचुरल तरीके से हम रिवाइव करें या फिर हम हेल्दी रखें। बिकॉज डे बाय डे हम देख रहे हैं कि हमारा फूड कल्चर जो है खराब होता चला जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हेक्टिक होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट हो रही है, लाइफस्टाइल उतना ही हेक्टिक होता चला जा रहा है। एंड वी आर इग्नोरिंग द सेल्फ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू द फर्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस इज ओवरवेट। जैसे ही आप आइडियल वेट ओवरवेट हो गए, आपको पहला सिग्नल बॉडी ने दे दिया है कि अब आप बीमार पड़ने वाले हो। Overweight followed by obesity. Obesity is the final indication कि अब आप सीरियस कंडीशन में हो। जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 को क्रॉस कर गया, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना है, आप गूगल पे जाके बस लिखिए कि मुझे बीएमआई कैलकुलेटर चाहिए, जस्ट टाइप बीएमआई कैलकुलेटर। वो आपको एक वेबसाइट दे देगा, वहां पे आप अपनी हाइट और वेट डालेंगे तो आपको बीएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा। वहां से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी बीएमआई क्या है। अगर आपकी बीएमआई 25 से ऊपर है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी आपको एक वार्निंग मिल चुकी है कि आप डेंजर जोन में हैं, आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड इफ इट इज अबव 30, दैट मीन्स द लास्ट वार्निंग। सुधरना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना है जय हिंद, एंड ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला इंडिकेशन आपको ये देखना है कि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आप ओवरवेट नहीं होंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, इसका मतलब आपका लिवर हेल्दी नहीं है। तो आज के सेशन में हम लिवर की पूरी एनाटॉमी को और लिवर की फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडेस टॉपिक इज फिट लिवर, फिट बॉडी, फिट इंडिया। And the entire 1 hour of session will be divided into two parts. The first 40 minutes will be the presentation session where I'll be talking about the anatomy and physiology of liver, और उसके बाद question answer sessions, and if you have any query we will resolve the query. तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ लेते हैं क्या होता है। एनाटॉमी जो होता है वो किसी भी बॉडी ऑर्गन का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और फिजियोलॉजी उसका फंक्शन होता है, इंटरनल फंक्शन ऑफ दैट बॉडी ऑर्गन। हम दोनों की बात करेंगे, एनाटॉमी की भी और फिजियोलॉजी की भी। ये थोड़ा मेडिकल टॉपिक है, बट अपनी बॉडी के बारे में जानना, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी चीज है। हम पूरी दुनिया को जानते हैं, इतने रिसर्च करते हैं, इतने पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कितना जानते हैं, ओनली यू नोस। सो आई विल स्टार्ट द सेशन विथ वन ऑफ द कोटेशन, वन ऑफ द a couplet from Srimad Bhagavad Gita said by Lord Shri Krishna to Arjuna, जिसमें अर्जुन सवाल पूछते हैं लॉर्ड कृष्णा से कि आखिर स्वस्थ कौन है। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्ना आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसका बॉडी पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इक्विलिब्रियम मीन्स हार्मोनाइज, माइंड एंड बॉडी बैलेंस, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। उसके जो दोषास हैं, वात, पीत, कफ, ये सारे बैलेंस हो। उसकी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है, उसके खाने को अच्छी तरीके से पचा पाती हो, खाना खाए, कुछ भी खाए और वो पच जाए। धातुस, द टिश्यूज, आपके जो टिश्यूज हैं, आपका जो ब्लड फ्लो है बिल्कुल शुद्ध है। आपकी जो मल क्रिया है, वॉशरूम जाते हैं और मल साफ हो जाता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एंड हुज आत्मा, द सोल, इंद्रिया, द सेंसेस, इंद्रिया मीन्स आपके सारे सेंस ऑर्गन आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो भूख को काबू कर लें, आप चाहें तो सांस को काबू कर लें, आप चाहें तो अपने इंद्रियों को काबू कर लें, दैट इज कॉल्ड एज द सेंसेस, इंद्रियास।
and mana, the mind, are all happy, is considered as healthy individual. So there's so many things involved into becoming a healthy person. आपके शरीर में कोई घाव नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, इसका मतलब कि आप स्वस्थ हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन करे, आप कंट्रोल कर पाते हैं खुद को, इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। सुबह उठते हैं तो एनर्जी की फीलिंग होती है, रात को सोते समय भी जाते हैं तो एनर्जी की फीलिंग होती है, तो आप स्वस्थ हैं। Recently, I have gone through one of the research paper written by Dr. Pritha Reddy, who is the chairperson of Apollo Group of Hospitals. And I was shocked and took this quotation from that research paper. जहां पे उन्होंने लिखा था कि liver disease is a major cause of concern in the country. She means India, with as many as 2 lakh people dying from it every year. इंडिया में 2 लाख लोग हर साल लीवर की डिजीज से मर रहे हैं. While around 1800 liver transplants are done annually. 2 लाख में केवल 1800 लोग ही liver transplant करा पाते हैं. As many as 20,000 people need a liver transplant at any given point. The fact is around 10 lakh people are diagnosed with liver disease every year. 10 लाख लोग हर साल इंडिया में डायग्नोज किए जाते हैं लीवर के डिजीज के साथ. And making it the 10th most common cause of death. 10th most common cause of death in India, as per the World Health Organization, WHO. तो एक काफी सीरियस कंसर्न है. और समस्या लीवर के साथ ये है कि ये पता तब चलता है जब डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि हम बहुत सारे सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है कि आखिर हमारे लीवर में प्रॉब्लम है भी कि नहीं है. कितनी बार तो हम पेट दर्द की गोलियां खा लेते हैं ये समझकर कि पेट में दर्द हो रहा है. कितनी बार हम इग्नोर कर देते हैं और कितनी बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाता है. तो ये काफी सीरियस कंसर्न है और यही वजह है कि हमारा जो अपकमिंग सेशन है 2 वीक का, नेचुरोपैथी एंड थ्रू योगिक लाइफस्टाइल, वी आर गोइंग टू डेडिकेट 2 वीक्स टू मेक इंडिया फिट एंड फ्री फ्रॉम लिवर डिजीज. अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें, लिवर ट्रांसप्लांट की, तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान है, बिकॉज इसमें एक डोनर चाहिए. सबसे बड़ी समस्या है डोनर की. अगर डोनर है तभी ये लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है. अब डिपेंड करता है कि डोनर आपसे कितना पैसा मांगता है. अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वेल एंड गुड, आपको केवल सर्जरी चार्जेस देने पड़ेंगे. सर्जरी चार्जेस इंडिया में अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे कि मैक्सिमम चार्जेस जो है $36,000. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs. 30 लाख से लेके $20,000 $20,000 मीन समवेयर 20 to 23 lakhs. कुल मिला के आप ये मानिए कि 30 लाख रुपए आपको केवल सर्जरी के देने हैं. और अगर आप लीवर खरीद रहे हैं तो दैट विल बी समवेयर 70 lakhs. तो कुल मिला के 90 लाख से 1 करोड़ का सौदा होता है एक लीवर ट्रांसप्लांट करना. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सबके बस की बात नहीं है. और जहां तक हमने देखा कि 2 लाख लोगों में केवल 1800 लोग ही लिवर ट्रांसप्लांट कराने की हिम्मत कर पाते हैं, वो भी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद. तो क्यों ना वो टाइम आए उसके पहले हम अवेयर हो जाए और दूसरों को भी अवेयर करें अगर उसके साथ कोई समस्या है तो. बिकॉज द consequences आर रियली हैवॉक. तो आज के सेशन में हम जानेंगे लीवर की एनाटॉमी और उससे जुड़ी हुई फिजियोलॉजी. तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीवर हमारे बॉडी में होता कहाँ है. आधे से ज्यादा लोगों को इंडिया में तो यही नहीं पता है कि लीवर होता कहाँ है. तो लीवर आपके चेस्ट के नीचे बिल्कुल राइट साइड में, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप लीवर को फील कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर का पोजीशन क्या है, ताकि कभी आपको अपर
एब्डोमेन में राइट साइड में दर्द हो, हैवीनेस हो, तो आपको पता चले कि ये लीवर का प्रॉब्लम है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा पेट होता है। तो अगर लेफ्ट साइड में दर्द हो तो आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम है, पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, अल्सर है, जो भी है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में हो तो आपका लीवर है। आपका लीवर जो है एक एडल्ट का जो होता है करीब 1.35 केजी का होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है इसे, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, weighing about 1.35 kg. Location is upper right hand portion of the abdomen. इस लिवर को हमारा दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, दिस इज सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। जिस तरह से एक दिमाग, किसी इंसान का दिमाग खराब हो जाए तो वो आदमी बेकार हो जाता है, उसे पागल कहते हैं। उस तरह से अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो उसे डेड कहते हैं, बिकॉज दिस इज द सेकेंड ब्रेन। लिवर खराब मीन्स यू आर ऑलमोस्ट डेड, किसी काम के नहीं है, आपको ट्रांसप्लांट कराने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। इट इज अल्टीमेटली कॉजिंग द डेथ। और ट्रांसप्लांट कराना इतना इजी नहीं। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका है आपका, वैसे बहुत सारे फंक्शन है, अनलिमिटेड फंक्शन है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है वो है पहला आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये आपके पाचन क्रिया में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है? गैस्ट्रिक जूसेज जिसे कहते हैं या बाइल्स कहते हैं, ये क्रिएट कौन करता है? तो ये क्रिएट करता है हमारा लीवर। और ये कहाँ, जो बाइल्स छोड़ता है वो कहाँ छोड़ता है? तो लीवर से एक नली वो कनेक्ट होती है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा गॉल ब्लैडर पाएंगे, यू कैन फाइंड हियर वन गॉल ब्लैडर। ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। जितने भी बाइल्स और गैस्ट्रिक जूसेस इकट्ठा होते हैं, जनरेट होते हैं लीवर से, ये सारे के सारे इसी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। तो गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी का एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन काम सबसे बड़ा करता है, क्योंकि ये स्टोर हाउस है, बाइल्स का, गैस्ट्रिक जूसेस का स्टोर हाउस है। और हमारे बॉडी में सर्फ का काम करता है। जिस तरह से वॉशिंग मशीन में आपने कपड़ा डाल दिया, पानी डाल दिया, सर्फ नहीं डाला, तो कपड़े साफ नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें सर्फ डाल दिया तो कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। तो एक गॉल ब्लैडर का काम है सर्फ डालना वॉशिंग मशीन के अंदर। और इसमें एक सेंसर लगा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं, इस गॉल ब्लैडर को पता चल जाता है कि अब मेरा काम शुरू होने वाला है। वो तुरंत बाइल को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, बहुत लोगों को सुना होगा कि डॉक्टर ने उनके गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन था, इसलिए गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया। स्पेशली वुमेन के अंदर ये बहुत सारी प्रॉब्लम पाई जाती है। ऑलमोस्ट एवरी 1 out of the 10 women is not having the गॉल ब्लैडर। तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी का गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो ये गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ जाती हैं? जब भी गॉल ब्लैडर को काट के निकाला जाता है, तो लीवर की एक लाइन सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो अब क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस लीवर अभी भी रिलीज कर रहा है, लेकिन अब गैस्ट्रिक जूसेस हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल कर रही है, चाहे फूड है चाहे फूड नहीं है। खाना है तो भी जा रही है और खाना नहीं है तो भी जा रही है। इसका मतलब कि जब खाना जा रहा है तो उसको पचाने के लिए जितनी मात्रा में हमें गैस्ट्रिक जूसेस चाहिए थी, अब वो नहीं है। स्टोर हाउस खाली है, स्टोर हाउस है ही नहीं। तो आपका खाना क्या होगा? पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने स्टोर हाउस को कटवा के निकलवा दिया है। तो 24 घंटे आपका लीवर गैस्ट्रिक जूसेस जनरेट करेगा और आपकी
स्मॉल इंटेस्टाइन उसे वेस्ट करते रहेगी, क्योंकि वो यूज नहीं है हमेशा, और जब यूज है तो सप्लाई नहीं है। हाँ जी। सर, रूपा रैना जी का भी सवाल है और मेरा भी साथ में कि गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बन के आते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? हमारे खाने में जो आटा पिसाई होती है, उसका स्टोन होता है, ये कैसे पहुंच जाते हैं स्टोन? या कोई बीज वगैरह होता है, वो चिपक जाता है और फिर बड़ा होता रहता है, सिस्ट बन जाता है? क्या है ये स्टोन की थ्योरी? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, कहीं भी हमारे बॉडी में स्टोन बनता है, चाहे हमारी किडनी के अंदर हो, चाहे गॉल ब्लैडर के अंदर हो, चाहे पेट के अंदर हो, कोई भी स्टोन जो है वो स्टोन नहीं होता है, वो सेल्स होते हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं। किससे बनते हैं वो? फैट से बनते हैं। फैटी सेल्स आर कॉल्ड एज स्टोन्स। इनकी जो शुरुआत होती है वो फैट से होती है, लिक्विड से होती है। धीरे 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 लिक्विड इकट्ठा होते होते ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें 2 से 3 साल लगते हैं, धीरे 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 सॉलिड होता है, उसके ऊपर और फैट, उसके ऊपर और फैट, उसके ऊपर और फैट इकट्ठा होते होते वो सॉलिड हो जाता है। बट होता है वो फैट ही है। इसका मतलब उसे पिघलाया जा सकता है, वो फैट है, लोहा नहीं है, पत्थर नहीं है। उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उसे छोटा किया जा सकता है, और गॉल ब्लैडर का स्टोन क्योर किया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ में इसका कोई क्योर नहीं। ओके, तो आप ये समझ के रखिए कि एलोपैथ कहता है कि आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, उसको काट के निकाल दो। यूटेरस में प्रॉब्लम, यूटेरस काट के निकाल दो। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दो। हर वो ऑर्गन जिसके बिना बॉडी सर्वाइव कर सकती है, उसको काट के बाहर कर दो। लेकिन एज अ नेचुरोपैथ एडवाइजर, मैं बिलीव करता हूं कि नेचुरोपैथी में गॉल ब्लैडर के स्टोन को डाइल्यूट किया जा सकता है। वी कैन डाइल्यूट ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने का टाइम लगता है इसमें। इसमें चाहे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, चाहे किडनी का स्टोन हो, किसी भी स्टोन को हम डाइल्यूट कर सकते हैं थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या है? जिस तरीके से ये हुआ है उसको रिवर्स कर देना है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जिस फैट को आपने खा के इकट्ठा किया, उस फैट को कट कर देना है। तो बॉडी आपके शरीर में जो फैट इकट्ठा है उसको खाना शुरू कर देगी। हमारी बॉडी एक ऑटोफैजी प्रोसेस से काम करती है। उसे कुछ नहीं मिलेगा तो खुद को खाना शुरू कर देगी। दैट्स कॉल्ड एज ऑटोफैजी। तो एज ए डाइटिशियन एंड ए न्यूट्रिशनिस्ट, आई नो कि मुझे आपके डाइट से क्या चीज काट देनी है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप हर रोज ग्रुप में देखते हैं कि एक हफ्ते में किसी का 400 से शुगर जो है वो 100 आ गया। तो कैसे हो गया? हमने पता किया कि भाई आपका जो शुगर लेवल है कैसे बढ़ा है, उसको हमने काट दिया, तो लेवल डाउन आ जाएगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, आपका जितना भी ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिवेट होके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, डिफॉल्ट स्टेट में आएंगे, और आपका प्रॉब्लम रूट से, जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ कहता है कि भाई जिंदगी भर शुगर की एक गोली खाते रहो, सुबह शाम, सुबह शाम, और फिर आप बीपी के भी पेशेंट बन जाओ, फिर आप ओबीज भी बन जाओ, फिर आप अल्सराइटिस भी डेवलप कर लो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा कि इसका मेन मेन फंक्शन क्या है। पहला तो है इसका डाइजेशन, दूसरा है इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। तो इसको समझ लेते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है, उसकी एनर्जी का कंजम्पशन कितना फास्ट हो रहा है, कितना इजी हो रहा है। जैसे आपने खाना खाया, दाल चावल आपने भरपेट खा लिया, अब उस दाल चावल से कितनी एनर्जी निकल रही है और कितनी एनर्जी बॉडी यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जिसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, वो थोड़ा भी खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा, उसके सारे मिनरल्स, विटामिन उसके बॉडी को लगेंगे। लेकिन जिसका मेटाबॉलिज्म खराब है, तो चाहे आप पास्ता खा लें, चाहे बादाम खा लें, चाहे दूध पी लें, अंडा खा लें, कुछ भी कर लें, आपके शरीर को लगेगा नहीं, जैसे खाया वैसे बाहर। दैट मीन्स द मेटाबॉलिज्म इज वीक। और तीसरा काम है इसका, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर डालते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमने पिछले थ्योरी क्लास में सीखा था, जब हम डायबिटीज की बात कर रहे थे,
कि जैसे हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन काम करता है ऐसा? वो लीवर करता है। तो ये इसके 3 मेन फंक्शन हो गए। Okay, so look at the anatomy and the internal structure of the liver. 2 पार्ट में है, एक राइट वाला है, एक लेफ्ट वाला है। राइट वाला राइट लोब्स कहते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट लोब कहते हैं। हर 1 मिनट में इसके अंदर 1.5 लीटर खून का सर्कुलेशन होता है। सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन किसी ऑर्गन में होता है तो वो आपके लीवर में होता है। 1.5 लीटर हर 1 मिनट में। So it is most vital organ of our body. तो और डिटेल में देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले ये पुराने आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके नया आरबीसी क्रिएट करने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स जो कि आपकी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब कि आपका लीवर अगर ठीक नहीं है तो आपके बॉडी का हीमोग्लोबिन डाउन होगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन फीमेल में जनरली 12 से 16 होता है और मेल के अंदर 14 से 18 होता है। तो अगर 12 से भी कम है हीमोग्लोबिन, इसका मतलब आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। आप कितना भी खा रहे हैं, कितना भी विटामिन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। फिर डॉक्टर सलाह देता है कि आपको आरबीसी चढ़ानी पड़ेगी अलग से। इसका मतलब प्रॉब्लम लीवर का है, वो आरबीसी जनरेट ही नहीं कर रहा है। दूसरा है प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। जो भी हमने न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर डाले हैं वो अपनी बाइल से उसे प्रोसेस करता है। अभी हमने बताया कि वो जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है और फिर वो गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे आपने बादाम खाए, बादाम के अंदर ढेर सारी प्रोटीन होती है, बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, तो कहाँ डाइजेस्ट होंगे? वो सारे के सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। और वो कैसे होंगे? जब गैस्ट्रिक जूसेस उनको जाएंगे और पचाएंगे, उन्हें गला देंगे, तभी वहां से वो निकल के डाइजेस्ट होंगे सेल्स के अंदर। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग द ब्लड कॉम्पोजिशन। चूंकि मैक्सिमम जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमारे लीवर के थ्रू होता है, तो ये हमारे ब्लड को रेगुलेट करता है, उसे थक्का नहीं बनने देता है। अगला फंक्शन में देख लिया, प्रोड्यूसिंग द बाइल्स। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अभी हमने देखा कि जो लीवर होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फर्दर ग्लूकोज प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने कार्बोहाइड्रेट डाला है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी वाले और लो डेंसिटी वाले, एचडीएल एंड एलडीएल। एचडीएल जो है हाई डेंसिटी, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी, उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगला फंक्शन है इट इज कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अभी हमने समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सर गुड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को गुड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब वो पार्ट ऑफ फैट। कोलेस्ट्रॉल मीन्स फैट, एक ऐसा फैट जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जैसे कि घी। घी इज अ वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल, वेरी गुड फैट। लेकिन वहीं अगर आप रिफाइन खाते हैं तो दैट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर एलडीएल बहुत ज्यादा है। तो जब आप बैड कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो आपकी ट्राइग्लिसराइड जो है वो शूट अप कर जाएगी और फिर डॉक्टर कहेगा कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपका फैटी लीवर हो गया है एंड तमाम तरह की समस्या। सर क्या घी सैचुरेटेड फैट नहीं है? डिपेंड करता है कि कौन सी घी ले रहे हैं आप। मार्केट की प्रोसेस्ड घी ले रहे हैं या घर की शुद्ध घी ले रहे हैं? सर क्या घर की घी है अपनी निकाली हुई मलाई से? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। आधे लोगों को इंडिया में बीपी की समस्या इसलिए है कि उनके बॉडी में फैट ही नहीं है, गुड फैट है ही नहीं। अभी हमने शिवानी जी के साथ घृत दमन क्रिया किया था,
एंड आई वाज जस्ट चेकिंग कि उनके बॉडी में फैट की कमी है या फैट एक्सेस है, एंड आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि उनके बॉडी में गुड फैट था ही नहीं। एंड द मोमेंट शी स्टार्टेड कंज्यूमिंग होममेड घी, उनका बीपी जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। सो गुड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड फैट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, बट हमारे बॉडी में डिफिशियंसी है उस फैट की, डाल ही नहीं रहे हम अच्छे फैट्स को। आप आलमंड खाइए, आप वॉलनट खाइए, उनके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया फैट भरे हुए हैं, HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। कौन खाता है बादाम, कौन खाता है अखरोट? So every human being is having deficiency of good cholesterol, और बैड कोलेस्ट्रॉल भर भर के रिफाइन जो है 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर महीने में खर्च हो जाती है। ओके, इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म अभी हमने बात किया कि अगर आपका जो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में भी हमारे लीवर का बहुत बड़ा हाथ है। एक बार हम फंक्शन ऑफ लीवर की बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों की क्वेरी को हम अटेंड करेंगे। इट ब्रेक डाउन द अल्कोहल एंड मेडिकेशन। पिछले सेशन में हमने बात किया था कि जब भी हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई दवा लेते हैं हम अपने शरीर के अंदर, तो लीवर उसे मना कर देता है, कहता है नहीं, हम नहीं जाने देंगे आगे। ये एक गार्ड है, एक वॉचमैन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसे हमने अल्कोहल डाला तो उसे ब्रेक कर देता है, मेडिसिन डाला उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं, डबल डोज दो, ट्रिपल डोज दो, 200 mg नहीं 600 mg दो इसको। तो बेचारा लीवर भी सरेंडर कर देता है, दोनों हाथ खड़े कर देता है, कहता है भाई जब डालो, तुम्हें डालना ही है तो डालो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी कोशिश करता है कि हर एक चीज जो कि नेचुरल नहीं है उसे वो ना जाने दे बॉडी के अंदर, वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब कोई आप दवा खाएंगे तो वॉमिट हो जाता है, इसका मतलब लीवर ने अलाउ नहीं किया। साथ में ये ब्लड को डिटॉक्स भी करता है। ब्लड, मैंने अभी बताया कि 1.5 लीटर खून 1 मिनट में इसके अंदर सर्कुलेट होता है, तो ये वहां से रिफाइन भी करता है, ब्लड के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं उसे रिफाइन भी करता है। तो इट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए किडनी। किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को रिफाइन करना, बट लीवर ऑल्सो डज द सेम फंक्शन। तो जिसका लीवर खराब होगा उसका क्या होगा, किडनी पे जोर ज्यादा पड़ेगा और धीरे धीरे किडनी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे ऑर्गन्स एक खराब हुए तो सारे धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाएंगे। सो इसका और भी क्या फंक्शन है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या फंक्शन है, क्योंकि मेनली हमारे बॉडी के अंदर क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फ्यूल चाहिए ना, हमारे शरीर को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो जो हमने खाना खाया वो क्या, फ्यूल है, गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी की फ्यूल डाल रहे हैं बॉडी में, गुड क्वालिटी डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, या हाई लीड पेट्रोल डाल रहे हैं, लो लीड पेट्रोल डाल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए लीवर हमारा बहुत ही कारगर साबित होता है। इट कन्वर्ट्स ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज इनटू ग्लूकोज। जैसे आपने कोई फल खाया, फ्रूट्स खाया, फ्रुक्टोज खाया, तो बॉडी में इसे कौन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लीवर करता है। ग्लूकोज का मतलब शुगर, चीनी। जैसे ही आपने फ्रुक्टोज खाया तो बॉडी में जाने के बाद वो चीनी में कन्वर्ट हो गया। अब उस चीनी को बॉडी ने यूज किया तो वेल एंड गुड, नहीं यूज किया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, उस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन है वो लीवर का है। आप भले ही प्रोटीन पाउडर 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन आपका अगर लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपका प्रोटीन सब बेकार है। और अगर इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया तो क्या करेगा, ये उस प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और आपकी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपके यूरिक एसिड द नॉर्मल रेंज इज समवेयर 3 to 5, कहीं कहीं 6 भी होता है, अगर उसे भी क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये एक सिम्टम है कि आपका लीवर आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा आप सुधर जाओ। सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, आपका कहीं खरोच लग गया और ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, उसमें भी लीवर का
फंक्शन है। इसका मतलब आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सेकेंड इज हाउ इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द फैट। आपने कोई फैट खाया, पूरी खाई, छोले भटूरे खाए, तो उसको कैसे डाइजेस्ट कर पा रहा है? हाउ इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट दैट fat, whether it is going to make it into triglyceride, I mean the bad cholesterol, or good cholesterol, उसमें से क्या वो लिपोप्रोटीन्स को निकाल पा रहा है, फैट को पूरा डाइजेस्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? फैट बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आपका पेट निकालना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वजन बढ़ रहा है, उसके पीछे भी लीवर खराब है। लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। खराब मतलब डैमेज होना शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन विटामिन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। आपके बॉडी के विटामिन और मिनरल्स जो आप ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, विटामिन ए बी सी, ए बी डी ई के, B1 to B12 and all the minerals like sodium, zinc, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, ये सारे बॉडी में डाइजेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये सारा फंक्शन भी लीवर का ही है। So you can understand how important the liver is for our body. इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन हैं। एक अकेला ऑर्गन 100 काम करता है। It forms and excretes bile, I mean the juices, जो कि आगे जाके हम डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन को फॉर्म करता है, जो बाइल्स में जाके मिक्स होती है और वो भी डाइजेशन में काम करती है। तो जब आपका लीवर खराब होता है तो वो ज्यादा बिलिरुबिन सिक्रीट करता है। जैसे जॉन्डिस जिसको हो जाता है तो उसकी बिलिरुबिन बढ़ जाती है। तो जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनकी बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। जनरली बिलिरुबिन का रेंज जो है 1 के नीचे होता है। इट इज ऑल्सो मेटाबोलाइजिंग द स्टेरॉइड हार्मोन्स। अभी देखिए स्टेरॉइड जो है ये बड़ा ही यूनिक वर्ड है। आजकल देखेंगे जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, आजकल जो चिकन खाते हैं, आप देखेंगे चिकन का अंडा में से बच्चा निकला और 25 दिन में ये 1.5 किलो का चिकन तैयार। ऐसा कैसे हो जाता है? उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। तो जो प्रोसेस 6 महीने में होना था वो 20 दिन में हो जाता है। और जब वो स्टेरॉइड हम खाते हैं बॉडी के अंदर, वो चिकन अंदर गया, तो अब लीवर का काम है उसको मेटाबोलाइज करना, उसको डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालना। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स निकालता है तो निकलता है स्टेरॉइड, क्योंकि वही डाला गया उसमें। तो जितना हो पाता है उतना तो वो सेटल करने की कोशिश करता है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, और उससे क्षमता से बाहर हो गया तो वो सरेंडर कर देता है। और धीरे धीरे आपके बॉडी में स्टेरॉइड की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है, एंड इट्स फर्दर टर्न्स इनटू ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे आपके बॉडी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इट ऑल्सो इनएक्टिवेट्स एक्सेस ग्लूकोसाइड्स, दैन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में नहीं चाहिए होती है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर हम कोई ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, पेस्टिसाइड खाते हैं, हर्बिसाइड खाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि भाई गोभी में बहुत पेस्टिसाइड डाल दिया है, तो लीवर है ना, अगर आपका लीवर परफेक्ट है तो उसे डिटॉक्सिफाई करके साफ कर देगा। बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, क्या है? लीवर फंक्शन में होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। तो ऊपर वाले ने सारा कुछ बॉडी के अंदर दे रखा है, बस हमें पता करना है, इंफॉर्मेशन लेना है, लीवर को सही रखना है, बाकी सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। या ऑब्वियसली सोनी, जहां भी आर्टिफिशियल प्रोसेस है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, वो ऑब्वियसली हमारे लिए हार्मफुल है। एंड द लास्ट फंक्शन इज फिल्टर एंड ब्लड चैम्बर। हमारे ब्लड को साफ करता है, बैक्टीरिया से साफ कर देता है। लीवर के अंदर इतनी पावर होती है, आपके ब्लड में कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो सब लीवर साफ करके बाहर कर देता है। अब देख रहे हैं क्या जबरदस्त ऑर्गन है बॉडी का, मास्टर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। अगर हमारा लीवर सही नहीं है तो क्या होगा? तमाम तरह के
बीमारियां होंगी। लिवर डिजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि ये दिमाग है, ये एक ब्रेन है, इसको ट्रीट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इवन जिसको जॉन्डिस होता है, तो आपने सुना होगा जॉन्डिस की कोई दवा नहीं होती है। तो इसी तरह लीवर के किसी भी डिजीज की कोई दवाई नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर एनी डिजीज ऑफ द लिवर। दिस इज अनदर हैवॉक इंफॉर्मेशन। जॉन्डिस के पेशेंट को भी छोड़ दिया जाता है बिस्तर पर लेटे लेटे, धीरे 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 उसकी बॉडी रिकवर करती है। हाँ, आयुर्वेदा के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर बहुत सारे सोल्यूशन हैं, बट एलोपैथ में इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सो आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए के अंदर नो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसे हम कुछ दिनों तक कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सम मेडिकल प्रोसेस लाइक अल्फा इंटरफेरोन एंड पेजिट्रोफेरोन। वहीं हेपेटाइटिस सी जो है, ये भी ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल होता है। हेपेटाइटिस डी और ई भी, इनके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, रिसेंटली कुछ वैक्सीन खोजे गए हैं हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस बी के लिए, लेकिन वो कितना कारगर हैं अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है। तो कुल मिला के मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी लीवर डिजीज के लिए एलोपैथ में कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो उसे क्योर कर सके। कुछ दिनों के लिए उसे जिंदा रखा जा सकता है इंसान को, बट आखिरकार उसको मरना ही है। कब मरना है? तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस हैं। एक हेल्दी लीवर है, एक फैटी लीवर है, एक फाइब्रोसिस है और दूसरा लास्ट में सिरोसिस है। So there are 4 stages of the liver damage. फैटी लिवर अगर डॉक्टर ने कह दिया तो एक इंडिकेशन है कि आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत आ चुकी है। वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि दोस्त इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा आपको अगर आप सुधरते नहीं है, बिकॉज मोस्टली लिवर की डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज होती है। यू योरसेल्फ क्रिएट दैट डिजीज, आपने खुद क्रिएट किया है उसे। और अगर फाइब्रोसिस में चला गया तो समझ लीजिए कि अब यहां से वापस लौटना मुश्किल है। यहां से किसी भी प्रोसेस से, होम्योपैथ हो या आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथ हो, यहां से रिटर्न होना बहुत ही मैजिकल होता है। हो सकता है बट मैजिकल है। और सिरोसिस में कुछ नहीं हो सकता है। नो बडी कैन डू एनीथिंग, इट्स एंड ऑफ लाइफ। ओके, तो आप ये कंपैरिजन है कि एक हेल्दी लिवर कैसा दिखता है और एक फैटी लिवर कैसा दिखता है। तो फैटी लिवर के अंदर बहुत सारे नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जैसे दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। तो सबसे शुरुआत जो होती है वो फैटी डिपॉजिट से होती है, फैट ज्यादा खाने से होती है। अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा चिकन खाया हुआ है, आपने बहुत ज्यादा तेल मसाले खाए हुए हैं, फैटी फ्राइड फूड खाए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जो लिवर है वो फैटी लिवर में डेवलप हो जाएगा। ओके, तो लिवर जो है देखिए किस तरह से सिकुड़ना शुरू करता है। ये एक नॉर्मल लिवर है, ये फैटी लिवर है, ये फाइब्रोसिस है और ये सिरोसिस है। तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। वैसे जो लिवर है बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। इसके अंदर पावर होता है कि खुद को, आप लिवर को थोड़ा सा काट भी दो तो अपने आप को बड़ा कर लेता है। तो ऊपर वाले ने लिवर को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा, तो फिर ये सरेंडर कर देता है। ओके, तो आप देखिए कि जब तक फैटी लिवर है तभी आपके पास चांसेस हैं इसे रिवर्ट करने का। अगर वो सिरोसिस में चला गया तो यहां से आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं मैक्सिमम केसेस में, और सिरोसिस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जिसे भी आप सुन रहे हैं, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि फैटी लिवर है तो बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा। ओके, लीवर का फंक्शन टेस्ट होता है। अगर किसी को लग रहा है कि लिवर में प्रॉब्लम है तो एलएफटी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर ये तमाम के तरह के टेस्ट किए जाते हैं जो कि आपके ब्लड से टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें कि आपका टोटल बिलिरुबिन 1 के नीचे होना चाहिए, आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.15 से नीचे होना चाहिए, एसजीओटी एंड एसजीपीटी
आपका 31, 35 रेस्पेक्टिवली, और बाकी सारे भी यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं। तो आप किसी भी लैब में जाके अपना LFT करा सकते हैं अगर आपको शक है तो। अब सबसे बड़ी समस्या होती है लीवर के अंदर फैटी लीवर होने की, क्योंकि वो फैट से ही खराब होता है। अब फैटी लीवर दो तरह के होते हैं, एक नॉन एल्कोहलिक होता है और एक एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक मतलब जो लोग लिकर पीते हैं, शराब पीते हैं, उसकी वजह से फैटी होता है, और दूसरा नॉन एल्कोहलिक जो लोग बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट कंज्यूम करके अपने लीवर को फैटी करते हैं। तो जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है उसे रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक कि वो इंसान अल्कोहल छोड़ न दे, और जिसे लत लग जाती है वो छोड़ नहीं पाता है। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज में डेथ जो है फैटी लीवर में ही होने की संभावना रहती है, यहाँ से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा मेन फोकस रहेगा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जहां पे संभावना होती है फैटी लीवर को ठीक करने की। तो देखिए, अभी आपने सवाल पूछा था कि सर कैसे पता करें कि फैटी लीवर है। अगर आपकी बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब आपका खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका ब्लड साफ नहीं हो रहा है, आपका हार्ट ठीक से उससे काम नहीं कर पा रहा है। तो बीपी हाई होना भी एक सिम्टम है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है या होने वाला है। दूसरा, आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपका लीवर खराब है, क्योंकि वो शुगर डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरा, आपके पेट का सर्कमफेरेंस, अगर आपका पेट आपके चेस्ट से बाहर निकल गया है, या फिर आपका पेट मेल के अंदर 90 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है और फीमेल के अंदर 80 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है, तो भी एक सिम्टम मान सकते हैं। हर किसी को नहीं, बट ऐसा मान सकते हैं मोटा मोटी कि उसका लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा है या डिटोरियोरेट होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब फैट डिकम्पोज नहीं हो रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब फैट इज नॉट गेटिंग डिकम्पोज, क्योंकि लीवर का काम था फैट को डिकम्पोज करना, शुगर को डिकम्पोज करना, प्रोटीन को डिकम्पोज करना, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए पेट निकलना शुरू हो जाता है। बट ये टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि लीवर खराब है तो आप कल ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने आपको समय दिया है सुधरने का। तो ये तीन जो है बेसिक लक्षण है आपके अंदर पहचानने का। इसके अलावा आपकी आंखों का कलर अगर येलो हो गया है, येलोविश होना शुरू हो चुका है, आंखों में आपके म्यूकस इकट्ठा शुरू हो गए हैं, हर दिन सुबह में जब आप उठते हैं तो आपके इनर आईज के कॉर्नर में म्यूकस डेली इकट्ठा हो जाते हैं, इसका मतलब आपका लीवर काम करना बंद कर रहा है। आपकी स्किन जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो चुकी है, येलोइश दिख रहे हैं, आप दूर से ही येलो कलर के दिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो साइन कि आपका RBC नहीं बन रहा है। रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, शरीर पीला होना शुरू हो जाएगा। राइट अपर एब्डोमेन में आपका पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, तो अभी मैंने लोकेशन ही आपको बताया था। आपके स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इसका मतलब आपके शरीर के जो स्किन के सेल्स हैं उसमें प्योर ब्लड आ ही नहीं पा रहा है, जैसा अभी रंजीता जी ने कहा था। तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, आपके यूरिन का कलर जो है वो काफी डार्क हो जाएगा, डार्क यूरिन कलर। आपका जो स्टूल है बिल्कुल पीला पीला निकलेगा, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक 24/7 into 30 into 365। कभी कभी आपको नौजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो लीवर उसे पचा नहीं पाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट ऑल्सो कॉल्ड एज अनोरेक्सिया, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। टेंडेंसी टू ब्रूज इजिली, आप ब्रूजिंग शुरू कर देंगे, आपके हाथों और पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इडिमा। आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, आप खाएंगे आपके शरीर को लगेगा नहीं, वेट लॉस शुरू हो जाएगा, कुछ भी खाएंगे शरीर को लगेगा ही नहीं। तो आप देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वेट लॉस को लेकर के या फिर एडिमा को लेकर के या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट को लेकर के, तो वो लीवर की टेस्ट करे ना करे गॉड नोस, बट वो आपको उस प्रॉब्लम की दवाई दे देगा।
वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग बंद करने की दवाई दे देगा, बट रूट कहाँ है? जड़ आपकी लिवर में है। दवा किसकी हो रही है? सिम्टम की हो रही है। ओके, तो हम बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। एल्कोहलिक की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे इंसान को सुधारना भी बड़ा मुश्किल है। तो हर एक 5 में एक इंसान जो है NFLD से प्रभावित है इंडिया के अंदर। हर 5 में एक इंसान इससे प्रभावित है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन है। बहुत सारे मामले में ये अननोटिस चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि शरीर में हो क्या रहा है। इट कैन गो अननोटिस्ड। और जिन लोगों को समस्या है इसमें 65 to 70% हैव सिंपल फैटी लिवर, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जिनको भी फैटी लिवर की समस्या है उसमें 70% जो लोग हैं उनके फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि वो फैट एक्यूमुलेट हुआ है, उस फैट को हम कट कर देंगे आपके डाइट में, तो आपका लिवर जो फैटी हुआ था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो 30% लोग होते हैं उनके लीवर के अंदर जो फैट हो काफी दिनों से जमा हुआ है, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है। वो जलन आपके चेस्ट में आती है, आपके चेस्ट में जलन होगा, आपको डकारें आएंगी, खट्टी डकारें आएंगी, तो उसे थोड़ा सा रिवर्स करना मुश्किल होता है। और 4% लोगों को सिरोसिस या हम कह सकते हैं हेप्टोसेलुलर डिजीज होती है, जिसे ठीक करना नामुमकिन है, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन दो है यहाँ पे, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है। टेम्पररी सोल्यूशन आपका एलोपैथ डॉक्टर जो आपको एक पिल्स दे करके कुछ दिन की राहत दे देता है, और परमानेंट सोल्यूशन मैं मानता हूं कि इसे हम आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी के अंदर हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर फैटी लिवर में है तो। सर एक डाउट है सवाल है मेरा। जैसे कुछ बनाया हाँ गया जी। घर में, कढ़ाई में मान लीजिए पूड़ियाँ चली गई और उसका देशी घी बच गया, उसको हमने रेस्टोर कर लिया, ढक करके रख लिया। पता चला कि 10 दिन बाद फिर से बना है, तो क्या वो जो देशी घी रखा हुआ जो बन करके निकला था 200 ग्राम 300 ग्राम, उसको दोबारा यूज किया जाना चाहिए या नहीं यूज किया जाना चाहिए? देसी घी को आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन सरसों इसके के तेल? अलावा और कोई भी लिक्विड जिसमें आप तल रहे हैं उसे यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो रिफाइन हो, चाहे कोई भी हो। इट्स वन टाइम यूज, एक बार यूज करके फेंक देना चाहिए। कोई ना? यस। थैंक यू सर। तो जिस तरह से आप देखते हैं बाजारों में जलेबियां तली जाती हैं, एक ही तेल 1 महीने तक यूज किया जाता है। 1 महीने के आपको तो मुझे लगता है सालों साल चेंज नहीं होता है। सर और आप कढ़ाई देखेंगे की कि चोटें बहुत आजकल बाजार में जो हाँ आजकल बाजार में जो तेल यूज किए जाते हैं वो कौन से तेल होते हैं, कोई बता सकता है कौन सा तेल यूज किया जाता है? मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड वो ऑयल। बहुत घटिया होता है। पामोलिन सर, पामोलिन ऑयल। पामोलिन, सस्ता वाला यस, रिफाइंड ऑयल, पामोलिन सस्ता ऑयल। वाला। हाँ, पाम ऑयल जिसे हम कहते हैं पाम ऑयल, वो 30 रुपए लीटर आता है, 30 से 40 रुपए लीटर आता है पाम ऑयल। सबसे घटिया किस्म का वो तेल होता है, और वहीं से आपका जो लिवर का सारे प्रॉब्लम होते हैं वहीं से शुरू होते हैं। तो अगर आपने बाहर उसी के तेल खाने से हम की बहुत ज्यादा, हाँ जी, उसी तेल से तला चीज को हम स्वाद भर के खाते रहते सर। स्वादे भर के खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और लिवर अंदर त्राई त्राई मचा रहा है। हाँ, और तो घर देखिए में लीवर 200 को 300 रुपए पर लीटर राइट, का ऑयल खाते हैं और वहां जाकर 30 रुपए का ऑयल खा के आते हैं। वेरी ट्रू, और कहते हैं कि बाहर का खाना कितना अच्छा है। धूल और ओके, तो नेचुरोपैथ के अंदर मैं बात करूंगा, अब हाँ, चूंकि मैं एक नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हूं तो मैं नेचुरोपैथ तरीके से ही बात करूंगा। तो नेचुरोपैथ के तरीके से हम अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फ्यूल दें, तो हम अपने लीवर को हील कर सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरी है बैलेंस डाइट, फैट को कट करना, अदर देन फैट प्रोटीन को इंक्लूड करना, अगर प्रोटीन भी जरूरी नहीं है, अगर यूरिक एसिड ज्यादा है उसे भी कट करना। तो बैलेंस डाइट एक बहुत ही मुश्किल वर्ड है जिसे समझना बड़ा मुश्किल होता है एक साधारण इंसान के लिए, उसे समझ नहीं आता बैलेंस डाइट होता क्या है, क्योंकि हर एक किसी इंसान के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट है।
आप देखते हैं हर सेशन में मैं डाइट प्लान बना के सबको अलग अलग क्यों देता हूं? क्योंकि उसकी नीड के हिसाब से उसको उस प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। जब आप बैलेंस डाइट लेना शुरू करेंगे तो आपके लीवर जो है ऑटोमेटिक रिकवरी शुरू कर देगा। साथ में आप विटामिन डी को सप्लीमेंट करेंगे। आप धूप में बैठना शुरू करेंगे कम से कम आधे घंटे रोज। सुबह की धूप, 9 बजे के पहले की धूप। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे आपके लीवर एक्टिवेट होना शुरू कर जाएगा। आपके डाइट में जिंक और मैग्नीज की मात्रा जो है हम ज्यादा बढ़ा देंगे डाइट में, तो भी आपका लीवर शुरू कर देगा रिवाइव करना। कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम जो है आपको लेना है और सोडियम को कट करना है, तो भी आपका लीवर फास्ट रिकवर करना शुरू कर देगा। अल्कोहल जहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। साथ में अगर आपको क्रोसिन, डोलो, पैरासिटामोल ये सब खाने की आदत पड़ी हुई है, हर बात में आप कोई ना कोई दवा डाल लेते हैं मुंह में, तो ये भी आपके लीवर को खराब कर रहा है। इसे भी रोकने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो फैट इकट्ठा हुआ है उसे हम पिघला करके कैसे निकालें, तो वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, योग, आसना, मुद्राज, मेडिटेशन। कम से कम 150 मिनट हफ्ते में तो कम से कम मरे हुए इंसान को तो करना ही चाहिए। अगर आप जिंदा हैं, अपने आप को जिंदा फील करते हैं, तो कम से कम 1 घंटे डेली जरूर करना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो तुरंत इमीडिएट 10% आपको नहीं कैसे करेगा सर? इट्स अ मेटाफर, जस्ट टेक इट एज अ मेटाफर। मरा हुआ मतलब वो चल फिर नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए है। और आप जिंदा है इसका मतलब एक्टिव हैं, आप सांस ले पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ओके। अगर आप ओवरवेट हैं तो तुरंत आपको 10% कम से कम वेट घटाने की जरूरत है। वेट कम होते ही आपका लीवर फंक्शन करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो ओवरवेट है उन्हीं को लीवर की प्रॉब्लम है, अंडरवेट वाले को भी प्रॉब्लम है। इधर यू आर अंडरवेट और ओवरवेट, दोनों ही केस में लिवर खराब होने की संभावना रहती है। तो देखिए, एज अ योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जहां पे हम अपने लीवर को कंट्रोल में ला सकते हैं, बट साथ में डाइट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा प्रिंसिपल जो होता है, डाइट प्लस योगा, मुद्रास, प्राणायामा एंड मेडिटेशन, 5 थिंग्स टुगेदर। जब पांचों चीजों को एक साथ लेके चलते हैं तो हमारा रिजल्ट 10 टाइम्स 10x फास्टर मिलता है। जैसे आप देखते हैं हमारे सेशन में, हर दिन हमारे सेशन में कुछ ना कुछ मिराकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वो यही वजह है कि हम सब पांचों चीजों को एक साथ लेके चलते हैं। तो एक इसमें मुद्रा है भैरव मुद्रा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा हमारा मतांगी मुद्रा, जिसमें कि हम पूरे हाथ को क्लैस्प करेंगे और मिडिल फिंगर्स को स्ट्रेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज मतांगी मुद्रा। और तीसरा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा, जिसमें कि हम अपने रिंग फिंगर के साइड को अपने अंगूठे से प्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा। तो इन 3 मुद्राओं से भी हम लीवर के प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, 15 मिनट डेली करना है, बट साथ में आपका फैट कट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे योगासन्स हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट वाला, दिस इज कॉल्ड एज आनंद बालासन। सेकेंड वन इज अधोमुख स्वनासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दिस इज कॉल्ड एज नौकासना, धनुरासना, and many more such type of yogasanas are there that I generally recommend those who are suffering of liver problems. Okay, so these are the various asanas that helps you to recover from the liver problems. So many asanas are there, I cannot recount. There are hundreds of asanas in yoga which will make you to come out of all these problems. तो इसी को लेकर के मैंने एक मिशन शुरू किया है, फिट इंडिया मिशन, जो कि हमारा अगला सेशन 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, 2 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक, जिसमें ये जितने आसन, मुद्राज और मेडिटेशन मैंने दिखाए वो सारे हम उस सेशन में करेंगे सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। और हमने जो फीस रखी है ये LKG के बच्चे के ट्यूशन फीस से भी कम है, और वो इसलिए है कि आप सीरियस होके आए। अगर हम फ्री भी रख सकते हैं, बट फ्री रखने पे मुझे पता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और
कोई भी मुंह उठा के चला आएगा करने के लिए, जिसे कोई जरूरत भी नहीं है, और जो लोग सीरियस होके कर रहे हैं उन्हें वो खराब कर देगा। तो जो लोग ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं, ना खुद करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेशन में वही लोग आए जो सीरियस हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं और अपने आप को सुधारना चाहते हैं। तो ये फीस बस इसीलिए है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। आई होप आपको कुछ तो जानने को जरूर मिला होगा।